हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री को लेके। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री को लेके, तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, जहां से हमारे पास हर एक एग्जाम के अंदर, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आईआईटी जैम हुआ, डीयू हुआ, बीएचयू हुआ, या फिर आपका जो है सीएसआईआर नेट हुआ, गेट हुआ, या फिर एमडीयू सीई का एग्जाम हो गया, जेजेयू हो गया, हर एक यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन आते हैं। एंड अगर मैं बात करता हूं इसके वेटेज को लेके, तो हमारे पास हर एक यूनिवर्सिटी में मिनिमम यहां से दो क्वेश्चन आते हैं। हमारे पास हर एक यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री से मिनिमम दो क्वेश्चन आते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वहां पर हमारे पास एग्जाम कितने मार्क्स के फ्रेम होते हैं, तो इसका वेटेज जो है, अगर मैं बात करता हूं इसकी वेटेज की, तो 2 से 4 मार्क्स का इसका वेटेज जो है रहता है। 2 मार्क्स तो मिनिमम है, और 2 से लेकर 4 मार्क्स के बीच में कितना भी वेटेज हो सकता है, एंड 4 मार्क्स जो है कम नहीं होते हैं। इसलिए पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बन जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब देखिए, बात करते हैं क्या पेरिसाइक्लिक के क्वेश्चन मुश्किल आते हैं, क्योंकि आज की वीडियो जो है कंप्लीटली पेरिसाइक्लिक के ब्रीफ इंट्रोडक्शन को लेके है, किस तरीके से करना होता है, क्या इसके अंदर हमें देखना होता है, कितने टाइप की पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हमारे पास होती है, सारा हमें वो डिस्कस करना है आज की वीडियो के अंदर, राइट। तो मैं अगर बात करता हूं पेरिसाइक्लिक के लेवल की, क्वेश्चन के लेवल की, तो देखिए मैं बताता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वन ऑफ द इजीएस्ट हमारे पास जो केमिस्ट्री है, जो इजीएस्ट हमारे पास टॉपिक है, वो है पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री। बशर्ते बात इतनी है कि आपको कंडीशन पहचाननी आ जाए, आपको थोड़ा सा स्टीरियोकेमिस्ट्री का रोल पता हो कि कब हमारे पास किस स्टीरियो के अंदर हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है, एंड आप जो है टाइप ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो है उनको पहचान जाओ कि यहां पर हमारे पास सिग्मा ट्रॉपिक होने वाली है, साइक्लोएडिशन होने वाली है, या फिर हमारे पास इलेक्ट्रोसाइक्लेशन होने वाली है। इसके अलावा पेरिसाइक्लिक के अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं होता करना, बहुत आसान सी केमिस्ट्री होती है। धीरे धीरे एक एक करके सारे पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री खत्म कर लेंगे। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि चैप्टर छोटा नहीं है, बड़ा चैप्टर है। थोड़ी सी वीडियोस बड़ी बना करेंगे, क्योंकि अगर मैं आधे घंटे की वीडियो बनाऊंगा पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री की, तो लगभग महीना भर तो फिर पेरिसाइक्लिक में खत्म हो जाएगा। इसलिए थोड़ी सी वीडियोस बड़ी बना करेंगी, बट समझ में सब कुछ आएगा और सब कुछ ही आपको जो है आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को पहचानने की, कि हमें कैसे पता चलेगा कि गिवन कंडीशंस के अंदर, या फिर हमारे पास जो गिवन रिएक्शन है उसके अंदर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होने वाली है। क्यों ये जानना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी रिएक्शंस हैं, ठीक है। इतनी तो नेम रिएक्शन है, इतनी ही हमारे पास इंटरमीडिएट की रिएक्शन है, इतनी ही मिसलेनियस रिएक्शन हो जाती है, एंड इतनी ही हमारे पास जो है कोई ना कोई अलग टाइप की रिएक्शन कुछ ना कुछ निकल रही होती है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप क्वेश्चन को तो तब कर पाओगे, आप पेरिसाइक्लिक के हिसाब से क्वेश्चन को तब फ्रेम कर पाओगे जब आपको ये पता होगा कि गिवन रिएक्शन जो है वो पेरिसाइक्लिक से पूछी गई है, राइट। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं हमें कैसे पता चलेगा कि वहां पर होने वाली रिएक्शन जो है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, इसके लिए हमें जो है कंडीशंस का पता होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, कंडीशंस का, कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के लिए क्या कंडीशन गिवन होती है। अगर कंडीशन को देख लोगे तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को पहचानना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो देखिए, जो इसकी कंडीशंस हैं उसी बेसिस के ऊपर इसका नाम भी रखा गया है, दैट इज पेरिसाइक्लिक। तो हमारे पास पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है व्हिच रिक्वायर हीट और लाइट टू ओकर, राइट। हमारे पास यानी कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन वो होती है व्हिच रिक्वायर्ड, जिनको चाहिए हीट कंडीशन या फिर लाइट कंडीशन टू ओकर, ठीक है। हमारे पास पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को होने के लिए इनमें से दो में से कोई भी अगर एक कंडीशन दिख जाए, तो समझ जाना वहां पर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होने वाली है। यानी कंडीशंस भी यही है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जिनको होने के लिए, जिनको फिजिबल होने के लिए या तो हीट कंडीशन चाहिए, यानी कि टेंपरेचर की कंडीशन चाहिए, या फिर लाइट कंडीशन चाहिए होती है, तभी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी। अब एक बात, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है, तो समझ जाना वहां पे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन नहीं होने वाली। अगर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होनी होगी तो एग्जामिनर जो है या तो हमें हीट कंडीशन देगा या फिर लाइट कंडीशन देगा, तभी हमारे पास पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होगी। इन दोनों सिंबल के बिना कोई भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन नहीं होती है। कोई भी सॉल्वेंट नहीं गिवन पाएगा, कुछ भी अदर सबस्ट्रेट गिवन नहीं पाएगा, सिर्फ आपके सबस्ट्रेट के सामने जो आपके पास रिएक्टेंट है उनके सामने इनमें से कोई भी एक कंडीशन देखने को हमें मिलेगी, तो आप समझ जाना पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हो रही है, राइट।
अब आप कहोगे सर हीट कंडीशन तो उन वहां पर भी हमें देखने को मिली है, उन रिएक्शन के अंदर भी देखने को मिली है जहां पे पहली साइकिल रिएक्शन नहीं हो रही। एग्जांपल जहां पे हमारे पास डिहाइड्रेशन हो रहा होगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा होगा। अरे इतना आसान होता अगर पहली साइकिल रिएक्शन को पहचानना, अगर इतनी ही बेसिक होती तो क्या हमें पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत थी? मैं आपको 3 एग्जांपल करवाता, 3 से 4 एग्जांपल, एक साइक्लोएडिशन का, एक इलेक्ट्रोसाइक्लेशन का और एक सिग्माट्रोपी का, और कह देता हर जगह ये चीज करनी है, समझ जाना। ठीक है, इतना आसान नहीं है, राइट? तो थोड़ा सा कॉमन सेंस हमें बहुत यूज करनी पड़ेगी इसके लिए। हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करनी पड़ेगी। पहले साइकिल के सबस्ट्रेट पहचानने आने चाहिए। ये तो कंडीशंस हो गई कि इन कंडीशंस के बिना तो पहले साइकिल रिएक्शन होगी ही नहीं, बट थोड़ा सा सबस्ट्रेट की तरफ भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना हमें, कि सबस्ट्रेट भी तो अवेलेबल हो। पहली साइक्लिक रिएक्शन जो है पर्टिकुलर सबस्ट्रेट में होती है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई भी सबस्ट्रेट आ जाएगा मुंह उठा के एंड वहां पे डेल्टा और एच न्यू कंडीशन डाल दोगे तो वहां पे पहली साइक्लिक रिएक्शन हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। हमें क्या जानना पड़ेगा पहली साइक्लिक रिएक्शन को करने के लिए? सबस्ट्रेट के बारे में जानना पड़ेगा कि किन किन सबस्ट्रेट के अंदर हमारे पास जो है पहली साइक्लिक रिएक्शन देखने को मिलती है। एंड सबस्ट्रेट के बेसिस के ऊपर ही हमारे पास जो है हमने पहली साइक्लिक रिएक्शन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेकिन आपके पास 3 ही पार्ट हैं, तो उनको अभी हम बात करने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं, कंडीशंस हो चुकी है, अब पहली साइक्लिक रिएक्शन की क्या खास बात है, राइट? पहली साइक्लिक रिएक्शन के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है? तो सबसे पहली बात तो हमने जान ली है कि पहली साइक्लिक रिएक्शन के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? हीट या फिर लाइट कंडीशन देखने को मिलेगी। इसके बिना पहली साइक्लिक रिएक्शन नहीं होती है। दूसरी बात, हमारे पास जो पहली साइक्लिक रिएक्शन होती है इसमें कोई भी मैकेनिज्म फॉलो नहीं होता। कौन सा मैकेनिज्म? आपने 3 मैकेनिज्म देखे होंगे बेसिकली। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखा होगा आपने, राइट? या तो आपने जो है कार्बोकैटायन मैकेनिज्म देखा होगा, या तो आपने कार्बोकैटायन मैकेनिज्म देखा होगा, या फिर आपने देखा होगा कि कहीं पर हमारे पास इंटरमीडिएट के तौर पर कार्बन आयन जनरेट हो रहा है, या तो आपने देखा होगा कार्बन आयन जनरेट हो रहा है, या फिर आपने देखी होगी नाइट्रोजन जनरेट हो रही है, या फिर आपने देखी होगी वहां पे कार्बन जनरेट हो रही है। बेसिकली हमारे पास जितनी भी रिएक्शंस होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनमें कोई ना कोई जो हमारा रिएजेंट जो इंटरमीडिएट है वो जनरेट हो रहा होता है। लेकिन पहली साइक्लिक रिएक्शन के अंदर क्या खास बात है? कोई भी इंटरमीडिएट जनरेट नहीं होता है। नो इंटरमीडिएट जनरेट, यहां पर कोई भी इंटरमीडिएट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो एक बात तो खुश हो जाओ, यहां पर हमारे पास एटलीस्ट हमें इंटरमीडिएट के ऊपर ध्यान नहीं देना कि कौन सा इंटरमीडिएट जनरेट होता है। एंड यहां पर हमें इस चीज का भी फिर ध्यान नहीं देना होगा कि यहां पर मेरे पास पहली साइक्लिक रिएक्शन के अंदर कौन सा इंटरमीडिएट में जनरेट कराऊं। ठीक है, तो क्योंकि मैंने बता दिया है इसमें कोई भी इंटरमीडिएट जनरेट नहीं होता है, ना तो यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होगा, ना ही कार्बोकैटायन, ना ही कार्बन आयन, ना ही कार्बिन और ना ही नाइट्रीन। ठीक है, ये 5 इंटरमीडिएट होते हैं। एक छठा भी होता है बेंजाइन, वो भी लिख दो चाहे तो। यहाँ पे हमारे पास कोई भी इंटरमीडिएट जनरेट नहीं होता है, बेंजाइन लिख दो चाहे तो। बाकी बेंजाइन जो है समझने के लिए है, बेंजाइन हम सबस्ट्रेट के तौर पर यूज कर लेते हैं। पहली साइक्लिक रिएक्शन के अंदर तो बेंजाइन लिखना जो है अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि हम बेंजाइन यूज करते हैं एज ए सबस्ट्रेट यूज करते हैं, इंटरमीडिएट जनरेट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट थी, कोई भी इंटरमीडिएट जनरेट नहीं होता। ये बात देखो जाननी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी वो बातें हैं जो कि आपकी पहली साइक्लिक रिएक्शन के अंदर जब आप मैकेनिज्म को करोगे, जब आप उसको फर्दर फॉलो अप करवाओगे तो हेल्प होगी। आप पजल नहीं होगे कि यहाँ पे मैं कौन सा इंटरमीडिएट जनरेट कराऊं। अब आपको पता है कि यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट जनरेट ही नहीं होता, तो क्यों किसी बेफालतू के रीजन के अंदर बेफालतू की चीजों के अंदर पड़ना। ठीक है, तो इंटरमीडिएट जनरेट करवाना ही नहीं है, कोई होता ही नहीं है। तीसरी बात, यहाँ पर हमारे पास जो है कोई आयनिक मैकेनिज्म नहीं होता। यहाँ पे हमारे पास कोई आयनिक मैकेनिज्म नहीं होता, यानी कि हेटेरोलिटिक क्लीवेज नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, ना तो यहाँ पे हेटेरोलिटिक क्लीवेज होती, ना ही यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होती। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, कोई आयनिक मैकेनिज्म फॉलो नहीं होता। आयनिक मैकेनिज्म से क्या मतलब है मेरे पास? हेटेरोलिटिक क्लीवेज से। हेटेरोलिटिक क्लीवेज आपने देखी होगी, रिएक्शन इंटरमीडिएट में मैंने आपको करवाया था पूरा का पूरा हेटेरोलिटिक क्लीवेज क्या होती है, क्या कंडीशंस होती हैं। आपने नहीं देखी तो जाकर चेकआउट कर सकते हो। रिएक्शन इंटरमीडिएट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोर्थ अगर मैं पॉइंट की बात करता हूं हमारे पास पहली साइक्लिक रिएक्शन के अंदर, तो यहां पर हमारे पास जो है क्या, एक कंसर्टेड मैकेनिज्म फॉलो होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, कंसर्टेड मैकेनिज्म फॉलो होता है। कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, अब आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप जो है रिएक्शन को कर पाओगे। देखिए जितनी सारी बातें हैं सारी की सारी जो है पहली साइक्लिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म को लेके है, कि हमें मैकेनिज्म को किस तरीके से फॉलो करवाना है, किस तरीके के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, मैंने क्या कहा, पहली साइक्लिक केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास पहली साइक्लिक रिएक्शन के अंदर कंसर्टेड मैकेनिज्म फॉलो होता है। कंसर्टेड मैकेनिज्म से मतलब होता है कि हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन, हमारा जो बॉन्ड फॉर्मेशन है एंड बॉन्ड ब्रेकिंग जो है,
एक तो बॉन्ड फॉर्म होगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा हमारे पास। ये तो दो काम होते हैं। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास क्या होता है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो हमारे पास पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड जो बॉन्ड ब्रेकिंग है ये साइमल्टेनियसली होगी। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है कि हमारे पास ये एक ही साथ देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं होता कि पहले हमारे पास बॉन्ड फॉर्म होगा, टूटेगा, फिर बॉन्ड फॉर्म होगा, ऐसा नहीं होता। जिस टाइम पे बॉन्ड टूट रहा होगा उसी टाइम पे नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा। जैसे कि आप SN2 में देखते हो, एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि आप SN2 में देखते हो, एग्जांपल है सिर्फ, SN2 होती नहीं है यहाँ पे। SN2 में आप क्या देखते हो कि हमारे पास कोई भी मान लीजिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, हमारे पास अगर SN2 आनी होती है तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए हाइड्रोक्साइड आयन है, तो जैसे ही अटैक करेगा वैसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा, ये लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। इसको हम SN2 कहते हैं ना, बैक साइड अटैक होता है हमारे पास, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली होती है। इसी वजह से ये हमारे पास जो है, हमारे पास ये SN2 कहलाती है। ठीक है, तो सेम हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जहां पे बॉन्ड फॉर्म होना होगा एंड जहां पे बॉन्ड ब्रेक होना होगा वो एक ही साथ हमें देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं होता कि पहले बॉन्ड टूटेगा कुछ टाइम के बाद बॉन्ड फॉर्म होगा, नहीं। आपको सारे के सारे एरो पुशिंग जो है वो एक ही साथ करने पड़ेंगे। जब थोड़ा सा आप जो है रिलायबल हो जाओगे, करना सीख जाओगे, तो आपको बहुत आसान लगने वाली है पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो साइमल्टेनियसली देखने को मिलती है। जैसे कि हमारे पास SN2 होता है, एग्जांपल है जैसे SN2 यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जो बच्चों को कई बार जो है काफी डेस्परेट कर देता है जानने में, कि आपके पास जो एरो होता है ना, जो आपका रिएक्टेंट है उसके सामने एक एरो लगा पाएगा, उस एरो के ऊपर कुछ ना कुछ कंडीशंस गिवन होती है, कोई सॉल्वेंट गिवन होगा, कोई टेम्परेचर, कोई प्रेशर, कुछ कुछ गिवन होता है। एंड आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज इस चीज को लेके होते हो कि हमारे पास जो एक सबस्ट्रेट गिवन है उस एरो के नीचे, वो सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है या फिर वो कोई काम भी है, कोई अटैक करेगा। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पजल करती है, कि एरो के नीचे जो गिवन सबस्ट्रेट हमारे पास है, जो गिवन नेम है, मान लीजिए OH दे दिया, KOH दे दिया, कुछ भी दे दिया, वो सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा होगा या फिर न्यूक्लियोफाइल या एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा होगा, वो पहचानने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो है आपकी वो भी प्रॉब्लम सोल्व कर देती है। क्या, यहाँ पे कोई भी रोल नहीं होता सॉल्वेंट का, नो रोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यानी कि अगर मैं कोई सॉल्वेंट ले लूं, सॉल्वेंट ना लूं, सॉल्वेंट चेंज कर दूं, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। कोई भी सॉल्वेंट लो, वैसे तो सॉल्वेंट गिवन होता ही नहीं है, कोई भी सॉल्वेंट अगर आपका लिखा होगा, कुछ भी लिखा होगा आपके एरो के नीचे, तो उसको इग्नोर मार देना, कोई जरूरत है ही नहीं उस चीज को देखने की, उसके ऊपर ध्यान देने की। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को लेके, जो कि हमें पढ़ने होते हैं, जो कि आपके मैकेनिज्म की तरफ आपको ध्यान एकत्रित करेंगे और जो आपको जो है थोड़ा सा पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को, पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री को समझने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ब्रीफ इंपॉर्टेंट पॉइंट पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को लेके। सबसे पहली बात तो क्या, कि हमें वहां पर हीट या लाइट कंडीशन गिवन मिलेगी। अगर इनमें से कुछ भी गिवन ना हो तो हमारे पास वहां पर कोई भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन नहीं होगी। दूसरी बात, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता, कोई भी नहीं होता। तीसरी बात, कोई आयनिक मैकेनिज्म नहीं होगा, ना तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगी ना ही होमोलिटिक क्लीवेज होगी, क्योंकि होमोलिटिक क्लीवेज होती तो फ्री रेडिकल बन जाते हैं और हेटेरोलिटिक क्लीवेज होती तो हमारे पास कार्बोकेटाइन और कार्बन आयन बनते हैं हमारे पास। ठीक है, हेटेरोलिटिक क्लीवेज में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन एंड कार्बन आयन बनते हैं, और वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कोई हेटेरोलिटिक या फिर होमोलिटिक क्लीवेज नहीं होती है। कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है, जिस टाइम पे बॉन्ड फॉर्म होंगे उसी टाइम पे बॉन्ड ब्रेक भी हो रहे होंगे, एंड यहाँ पर सॉल्वेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है, एक बात और बता दूं मैं, चलो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हमारे पास जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है, चलो इसकी इंपॉर्टेंस बताइए अपन। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कंडीशंस हमने देख ली, बातें हमने जान ली, मैकेनिज्म में क्या होता है क्या नहीं होता। अब बात करेंगे कि हमारे पास पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पढ़नी जरूरी है, हमें क्या मतलब है यहाँ पर कि हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ ले। देखिए, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करता हूँ तो हमारे पास पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टूल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। जहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होना फिजिबल नहीं होता, वहां पे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कर दो, वहां पे कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत आसानी से फॉर्म हो जाता है। तो इसी वजह से पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। एंड दूसरी अगर इंपॉर्टेंस की बात करूं तो अगर मान लीजिए हमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हुआ है उन कार्बन्स के ऊपर कोई पर्टिकुलर स्टीरियोकेमिस्ट्री चाहिए, कि हमारे पास हाइड्रोजन स्टीरियो में हो, मिथाइल स्टीरियो में हो,
कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी अमीन कुछ भी लगा हुआ है, वो पर्टिकुलर स्टीरियो में हमें अगर देखना होगा तो ये हमारे पास बहुत हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर की होती है। स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर की होती है। स्टीरियो स्पेसिफिक का क्या मतलब है कि हमें रिएक्शन होने के बाद एक पर्टिकुलर स्टीरियो देखने को मिलेगी। हमें रिएक्शन होने के बाद एक पर्टिकुलर स्टीरियो केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। इन्हीं चीजों को हम क्या कहते हैं, इसी चीज को हम कहते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। ठीक है, हमें क्या देखने को मिलेगी, एक पर्टिकुलर स्टीरियो केमिस्ट्री देखने को मिलेगी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होने के बाद। इसीलिए हमारे पास पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो है इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म करने में हेल्प कर रही है, एंड दूसरी ये जो है हमें स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना के दे रही है। एक ऐसा प्रोडक्ट जहां पे हमारे पास जो स्टीरियो केमिस्ट्री है प्रोडक्ट की, वो एक स्पेसिफिक मैनर में देखने को मिलेगी। एंड स्टीरियो केमिस्ट्री जो है वो डिसाइड कौन करेगा, स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत हद तक डिसाइड होती है इन कंडीशंस के ऊपर। हमारे पास वहां पर हीट कंडीशन गिवन है या फिर फोटोकेमिकल यानी कि लाइट कंडीशन गिवन है, इसके ऊपर हमारे पास जो है बहुत हद तक आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री डिसाइड करती है। इसलिए इनका अलग अलग रोल है। इसलिए मैंने आपको स्पेशली बताया है, अभी फिलहाल ही जान लो आपकी रिएक्शन के अंदर क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री को जानना। आप जितनी भी रिएक्शन करोगे हर एक की स्टीरियो केमिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत आसान भी है। और आपको फोकस करना है दो चीजों के ऊपर, सबसे पहले आपके पास रिएक्शन कौन सी है एंड दूसरा आपके पास कंडीशन कौन सी गिवन है। क्या वहां पे हीट कंडीशन गिवन है, क्या वहां पे जो फोटोकेमिकल कंडीशन है वो गिवन है। क्यों? क्योंकि हमारे पास मान लीजिए सेम सबस्ट्रेट है, मैंने हीट कंडीशन दे दी तो वहां पे कुछ और स्टीरियो केमिस्ट्री देखने को मिल जाएगी, एंड वहां पे अगर मैंने लाइट कंडीशन दे दी तो वहां पे कोई और स्टीरियो केमिस्ट्री हमें देखने को मिल जाएगी। इसलिए मैंने क्या कहा, आपका ध्यान बहुत ज्यादा एकत्रित होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए कहां पर, कि हमारे पास कौन सी कंडीशन गिवन है, राइट। तो आई होप आपको अभी तक पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री समझ में आ रही होगी, और नहीं समझ में आ रही तो जब हम करेंगे धीरे 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 आगे बढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस को लेके बात। अब हम बात करते हैं टाइप, कि हमारे पास हमें पढ़नी कितनी टाइप की पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है। क्योंकि इनिशियली अगर आपके पास पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसका सॉल्यूशन होगा कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या होता है क्या नहीं होता है, कितना टाइम लगेगा, तो काइंड ऑफ काफी ज्यादा चीजें हेल्पफुल हो जाती है चीजों को मैनेज करने में, ठीक है, चीजों को समझने में। तो इसलिए मैं शुरू में आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि हमें क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं बात करता हूं टाइप ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की, तो हमारे कोर्स में आईआईटी जैम लेवल तक में 3 पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है। 3 पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है जो हमें पढ़नी होती है, बाकी होती तो 4 है, बट आपकी कोर्स का जो आईआईटी जैम है, आईआईटी जैम कह रहा हूं जो भी एमएससी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस सेम है, क्वेश्चन सेम फ्रेम होने वाले हैं। कोई ऐसा पर्टिकुलर मैं माइंड में सेट करके नहीं चल रहा हूं कि आईआईटी जैम के बच्चे ही देखेंगे, उनके ही क्वेश्चन होंगे। डीयू बीएचयू जीजेयू एमडीयू सीई सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहीं का भी एग्जाम दे लेना, बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि कोई पर्टिकुलर सिलेबस फॉलो नहीं कर रहा हूं मैं। आपका जो सिलेबस के अंदर चीजें मेंशन है ना वो फॉलो कर रहा हूं, एंड उसके अंदर हर एक लेवल तक आपको मैं चीजें करवा दूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहली होती है हमारे पास इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहली होती है हमारे पास इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफ करना, मेरी थोड़ी स्पेलिंग की ऐसी चलती रहती है। ठीक है, दूसरी हमारे पास क्या होती है, दूसरी हमारे पास होती है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरी हमारे पास क्या होती है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। एंड तीसरी हमारे पास होती है सिग्मा ट्रोपिक। तीसरी हमारे पास क्या होती है, सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन। ठीक है, अब आप कहोगे सर इंपॉर्टेंट कौन सी है, देखिए पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री के अंदर हर एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये वाली भी एंड ये वाली भी। सिर्फ 3 ही रिएक्शन पढ़नी है, लेकिन इन 3 रिएक्शन के अंदर अगर मैं घंटे घंटे की वीडियो बनाऊं तो 15 दिन आपके निपट जाने हैं, राइट। तो यानी कि हर एक रिएक्शन की अपनी इंपॉर्टेंस है, बहुत वाइड वैरायटीज ऑफ रिएक्शन हमें इनके अंदर देखने को मिलेगी। सबस्ट्रेट के ऊपर फोकस करना है हमें, कंडीशन के ऊपर फोकस करना है, स्टीरियो केमिस्ट्री के ऊपर फोकस करना है, क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है। तो बहुत बड़ा चैप्टर है, बट मेरा काम ये है कि कितना छोटा करके चैप्टर को कितने सारे आपको एग्जांपल्स करवा के आपको फर्निश कर दूं मैं, और इसी वजह से ये चैनल जाना भी जाता है। आप YouTube के ऊपर बहुत सारे चैनल हैं जिनको जाके देख सकते हो। जितने टाइम में उन्होंने अपना एक चैप्टर कंप्लीट करवा रखा है ना, उससे आधे टाइम में तो मैंने आपको क्वेश्चन के साथ पूरा कंप्लीट करवा रखा है, राइट। और फिर आपको समझने में पूरी चीज आती है, और ऐसा एक भी पॉइंट नहीं होता जो मैं छोड़ता हूं मेरी वीडियो के अंदर। ठीक है, इसी कारण बच्चे जो है ये चैनल फेवर भी करते हैं, मुझे पसंद भी है ये चीज करना। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे करना, एक अलग लेवल की वीडियो बना देना, जो वीडियो मैं अभी आधे घंटे की बना रहा हूं ना,
किसी और चैनल ने सेम वीडियो अगर अच्छी एकेडमी है तो लगभग 1.5 से 2 घंटे की बना रखी होगी, तो फायदा क्या है? क्यों? क्योंकि बातें करते रहते हैं बीच बीच में, लेकिन कुछ एक बातें जाननी आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप कह दोगे सर बातें तो आप भी कर रहे हो, थोड़ा बहुत तो होना भी चाहिए, ठीक है? ठीक है, तो हमारे पास जो है 3 टाइप की हमारे पास पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है जो हमें पढ़नी होती है। तीनों इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं तो सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन मेनली जो है वो अकेली आती है, मतलब कि सबस्ट्रेट डायरेक्टली सिग्मा ट्रोपिक का ही गिवन होगा एंड आपको डायरेक्टली सिग्मा ट्रोपिक करनी पड़ती है। बट ये दोनों जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोसाइक्लेशन एंड साइक्लोएडिशन, ये दोनों जो है कंबाइंड फॉर्म में आती है, यानी कि एक ऐसी रिएक्शन गिवन पाएगी जहां पे पहले इलेक्ट्रोसाइक्लेशन हो रही होगी देन साइक्लोएडिशन हो रही होगी। इन बहुत आसान सा है, हमेशा ऐसा ही होगा, पहले इलेक्ट्रोसाइक्लेशन होगी। अगर कंबाइंड फॉर्म में आएगी ये दोनों तो पहले इलेक्ट्रोसाइक्लेशन होगी उसके बाद साइक्लोएडिशन होगी। बहुत ही रेयर कोई केस ऐसा मिलेगा आपको जो कि जिसमें पहले साइक्लोएडिशन होगी उसके बाद इलेक्ट्रोसाइक्लेशन, में भी ऐसा होगी ना, बट पहले अगर कंबाइंड फॉर्म में आएगी तो पहले इलेक्ट्रोसाइक्लेशन ही होगी एंड देन साइक्लोएडिशन होगी। और ये तीनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी रिएक्शन को छोड़ के नहीं चल सकते हैं। एक भी रिएक्शन ऐसी नहीं है जहां से क्वेश्चन आज से पहले फ्रेम नहीं हुआ हो। जितना फ्रेम यहां से हुआ है उतना ही इक्वल वेटेज का यहां से भी फ्रेम होता है, उतना ही इक्वल वेटेज का यहां से भी फॉर्म होता है, ठीक है? अगर एग्जामिनर थोड़ा सा सिंपल मीडियम पेपर तक सेट करना चाहता है ना तो इन दोनों को उठाता है, थोड़ा सा हार्ड बनाना चाहता है तो इसको उठाता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप की रिएक्शन है। अब बात कर लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, यानी कि किन के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, कैरेक्टरिस्टिक। क्योंकि आपको सबस्ट्रेट पहचानना आना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया सबस्ट्रेट नहीं पहचान पाओगे तो पेरिसाइक्लिक हवा में उड़ जाएगी, ठीक है? तो अब बात करते हैं तीनों के अंदर क्या सबस्ट्रेट क्या देखने को मिलता है हमारे पास, क्या कैसे रिएक्शंस होती है, किस तरीके से हमें चीजों को कन्वर्ट करना होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन को लेके। तो इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन पहली बात तो क्या इंट्रामोलिकुलर होती है। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात इंट्रामोलिकुलर होती है। इंट्रामोलिकुलर का क्या मतलब है, मेरे पास एक ही मॉलिक्यूल गिवन पाएगा। इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल होते हैं, इसके अंदर भी एक मॉलिक्यूल होता है, तो एक फर्क तो आपको पहचान में आ जाएगा आसानी से। क्या इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर होती है, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल गिवन पाएगा, उसी के अंदर रिएक्शन होने वाली होती है, ठीक है? दूसरी बात यहां पर क्या, यहां पे हमारे पास जो ओपन सिस्टम होगा या फिर क्लोज सिस्टम होगा वो फर्दर क्लोज हो जाता है, यानी कि यहां पे क्या होता है साइक्लाइजेशन हमें देखने को मिलती है। यहां पे हमारे पास क्या देखने को मिलेगी, साइक्लाइजेशन देखने को मिलेगी। अब साइक्लाइजेशन 2 तरीके से हो सकती है, मतलब सबस्ट्रेट हमारा 2 हो सकते हैं, या तो एसाइक्लिक पाएगा यानी कि ओपन फॉर्म में, ओपन चेन की फॉर्म में ही सबस्ट्रेट गिवन पाएगा जिसके अंदर साइक्लेशन हो रही होगी, या फिर हमारे पास क्या पाएगा, ऑलरेडी एक साइक्लिक सिस्टम पाएगा जिसके अंदर फर्दर साइक्लेशन हो जाएगी, ठीक है? तो हमारे पास बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे साइक्लेशन हमें देखने को मिलती है। तीसरी बात यहाँ पे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमारे पास होगा क्या, हमारे पास इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन के लिए एग्जांपल के तौर पे हमारे पास क्या है, अगर n सिग्मा बॉन्ड है एंड n पाई बॉन्ड है, रिएक्टेंट के अंदर अगर मान लीजिए n नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है एंड n नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, तो जब प्रोडक्ट बन जाएगा, जब हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा तो उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेंगे, n+1 तो सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे एंड n-1 पाई बॉन्ड हमें देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब क्या है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड इंक्रीज हो जाएगा एंड एक पाई बॉन्ड हमारे पास कम हो जाएगा। एंड ये कब होता है, ये कंडीशन तब होगी जब हमारा पाई बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा होगा। जब हमारा पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड जो है एक सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होता है हमारे पास इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन के अंदर, इसलिए मैंने क्या कहा, n सिग्मा बॉन्ड होंगे, n पाई बॉन्ड होंगे, वो कन्वर्ट हो जाते हैं n+1 सिग्मा बॉन्ड में एंड n-1 पाई बॉन्ड में। कुछ भी समझ में नहीं आया सर, एग्जांपल दे दो हमें, तो मतलब ये 3 बातें तो ठीक है, एग्जांपल देके समझा दो होगा कैसे। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास एक सिस्टम है कुछ इस टाइप का, ठीक है? मेरे पास एक सिस्टम है यहाँ पे इस टाइप का, इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड देख रहे हैं, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, कोई डाउट? अब ये कह दोगे सर एक ही तो है। अरे बच्चों, कोई भी पाई बॉन्ड बनने से पहले जो पहला बॉन्ड होता है वो तो में सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। ये बातें क्यों भूल रहे हो, मिस मत करो इन छोटे छोटे कंसेप्ट को। कितने पाई बॉन्ड है, 1 और 2 पाई बॉन्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, चाहे इलेक्ट्रोसाइक्लेशन हो, साइक्लोएडिशन हो, सिग्मा ट्रोपिक हो, पहली बात कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, दूसरी बात कंसर्वेटिव मैकेनिज्म होता है, ठीक है? करना क्या है हमें इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन के अंदर, हमारे पास जो पाई बॉन्ड का एक एंड है, यानी कि ये वाला, एक मिनट रुको मैं चौक ले लेता हूं दूसरे कलर की, ठीक है? इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन के अंदर हमें करना क्या है, जो पाई बॉन्ड का एक एंड है, जो टर्मिनल एंड होगा और जो दूसरा टर्मिनल एंड होगा, इन दोनों को ज्वाइन करना होता है हमेशा।
करना क्या है, ये पाई बॉन्ड उठाना है। अब देखो सिंपल सी बात है, अपने आप तो कुछ बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा जब तक कि इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रेजेंट नहीं होंगे। तो होगा क्या, ये पाई बॉन्ड जो है इस साइड जाके अटैक कर देगा। ये पाई बॉन्ड जो है इस टर्मिनल का पाई बॉन्ड जो है दूसरे टर्मिनल के पाई बॉन्ड के ऊपर जाके अटैक कर देगा। और क्या होगा, जैसे कि आप रेजोनेंस करते हो कि एक पाई बॉन्ड दूसरे पाई बॉन्ड की जगह ले रहा है तो तीसरा पाई बॉन्ड जो है वो आगे मूव करेगा, तो उसी तरीके से ये पाई बॉन्ड जो है इस साइड मूव कर जाएगा। ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, आगे की तरफ मूव कर जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं आपको जो है ट्रांजिशन स्टेट दिखा रहा हूं, यहाँ पे आपको मैं ट्रांजिशन स्टेट दिखा रहा हूं। ये मेरे पास है, ये मेरे पास जो इनर फ्रेम है सिग्मा बॉन्ड का वो है। अब देखो क्या यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये वाला बॉन्ड जो है मेरे पास फॉर्म हो रहा है, ये मैंने लिख दिया फॉर्म, ठीक है। अब क्या, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बिल्कुल ब्रेक हो रहा है, ठीक है। ये वाला पाई बॉन्ड जो यहाँ पे है ये भी ब्रेक हो रहा है, बिल्कुल ब्रेक हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक पाई बॉन्ड जो है फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब जो फॉर्म है हो रहे हैं उनको मैं क्या कर देता हूँ, उनको मैं जो है फर्दर पूरा का पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। ये फॉर्म हुआ है हमारे पास, एक ये फॉर्म हुआ है, ठीक है। और ये वाला पाई बॉन्ड और ये वाला पाई बॉन्ड जो है टूट चुके हैं। अब देखो ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास आंसर आ चुका है, ये मेरे पास आंसर आ चुका है। यही चीज करनी है बस, हमें पाई बॉन्ड को मूव करवा देना है, सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट करने हैं हमें हर एक चीज के अंदर, ये वाला ये वाला ये वाला तीनों के अंदर एक ही चीज है, पाई बॉन्ड कन्वर्टिंग इनटू सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड थे, 2 पाई बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड थे, 3 सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, एक यही तो पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पे हुआ क्या, मेरे पास 3 सिग्मा थे, 4 सिग्मा बन गए, यानी कि एक इंक्रीज हो गया। यही तो काम है ने, जो n नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाएंगे n+1 सिग्मा बॉन्ड में, यानी कि सिग्मा बॉन्ड एक इंक्रीज हो जाएगा। पाई बॉन्ड पहले कितने थे, 2 थे, अब कितने हैं, 1, यानी कि पाई बॉन्ड एक कम हो गया, यानी कि क्या हुआ, n पाई बॉन्ड जो थे वो n-1 पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए। यानी कि कब होता है, जब हमारा पाई बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, जब हमारा पाई बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तभी हमें क्या देखने को मिलती है, इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर मैंने क्या क्यों कहा, क्योंकि देखिए एक ही मॉलिक्यूल के अंदर सारी की सारी रिएक्शन हुई है, 2 अलग-अलग मॉलिक्यूल यूज नहीं हो रहे, एक ही मॉलिक्यूल यूज हुआ है, इसलिए इसको मैंने क्या कहा, इंट्रामोलिकुलर कहा। एंड साइक्लाइजेशन क्यों कहा, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो ओपन सिस्टम था वो साइक्लिक सिस्टम में साइक्लाइज हो चुका है, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक बात थी इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन को लेके। बहुत टाइप के सबस्ट्रेट हैं, बहुत बड़ी हमारे पास पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, बहुत कुछ पढ़ना है हमें, तो थोड़ा सा अपने आप को जो है फोकस रखो, थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर रखो, मजे आ जाने वाले हैं, बहुत अच्छे से कराऊंगा, बहुत चीजें समझ में आएगी। एंड इवन ये चैप्टर वो है जो इनको ऑर्गेनिक नहीं आती ना, वो भी बस ये सोचते हैं कि पेरिसाइक्लिक के जितने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उतना बढ़िया है, क्योंकि ये स्कोरिंग चैप्टर है, इजी चैप्टर है, गलतियां नहीं होती इस चैप्टर से, ठीक है। या तो हाँ है या ना है। तो ये तो था हमारे पास इलेक्ट्रोसाइक्लेशन के बारे में। अब मैं बात करता हूं साइक्लोएडिशन के बारे में। तो देखिए साइक्लोएडिशन हमारे पास जो सबसे पहली बात है वो क्या, कि ये हमारे पास इंटरमोलिकुलर होती है। इंटरमोलिकुलर क्या मतलब है, इंटरमोलिकुलर से मतलब है मेरा कि यहाँ पे मेरे पास जो है 2 मॉलिक्यूल गिवन पाएंगे, यहाँ पे मेरे पास क्या पाएंगे, 2 मॉलिक्यूल गिवन पाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पर भी मुझे साइक्लेशन देखने को मिलेगी, यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिलेगी, साइक्लेशन देखने को मिलेगी। और तीसरी बात जो कि हमने करी थी सिग्मा और पाई बॉन्ड को लेके, तो यहाँ पे मान लीजिए n सिग्मा बॉन्ड है, शुरू में n पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे होगा क्या, n+2 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। यहाँ पे n सिग्मा बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, n+2 सिग्मा में। एंड यहाँ पे हमारे पास जो है 2 पाई बॉन्ड कम हो जाएंगे, n पाई बॉन्ड जो है वो n-2 पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये होती है साइक्लोएडिशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंट बातें, क्या इंटरमोलिकुलर होती है, कभी भी इंट्रामोलिकुलर नहीं होगी, तो आसानी से फर्क पता कर सकते हो कि साइक्लोएडिशन रिएक्शन हो रही है या इलेक्ट्रोसाइक्लेशन हो रही है। दूसरी बात, यहाँ पे साइक्लेशन हमें देखने को मिलती है। और तीसरी बात, यहाँ पे n सिग्मा बॉन्ड जो है वो n+2 सिग्मा बॉन्ड में, यानी कि सिग्मा बॉन्ड 2 से इंक्रीज हो जाएगा और पाई बॉन्ड जो है वो 2 से कम हो जाएगा। और ये कब होगा, जब 2 पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो रहे होंगे 2 सिग्मा बॉन्ड में, 2 पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो रहे हैं 2 सिग्मा बॉन्ड में, तभी तो होगा। यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड 1 सिग्मा में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड 2 सिग्मा में कन्वर्ट हो रहे हैं। एग्जांपल देखना, सेम तरीके का एग्जांपल हमारे पास लूंगा मैं आपकी बात, ठीक है।
सेम तरीके का एग्जांपल। अब देखो, अगर आप सबस्ट्रेट को पहचान नहीं पाओगे कि यहाँ पे मेरे पास साइक्लोएडिशन रिएक्शन हो रही है, तो फिलहाल मैंने अभी जो जस्ट एग्जांपल लिया था उसमें यही तो सबस्ट्रेट लिया था जिसमें इलेक्ट्रोसाइक्लेशन करवा दी थी। अब अगर आपको रिएक्शन पहचाननी नहीं आई तो आप तो यहाँ पे क्या करवाए होगे, इलेक्ट्रोसाइक्लेशन करवाए होगे। आपने तो खाली मान लीजिए साइक्लोएडिशन पढ़ी ही नहीं है, इलेक्ट्रोसाइक्लेशन देखी है, तो आप सोचोगे मे भी सॉल्वेंट होगा, मे भी कुछ और काम होगा, ये तो मैंने इलेक्ट्रोसाइक्लेशन के अंदर पढ़ी थी, तो चलो इसको कन्वर्ट कर देता हूं मैं इसके अंदर, और आप क्या करोगे, प्रोडक्ट बनाओगे। जबकि तो गलत है ना, यहाँ पे तो इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे यहाँ पे तो साइक्लोएडिशन रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे साइक्लोएडिशन रिएक्शन क्यों हो रही है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ये इंटरमोलिकुलर रिएक्शन है, दो सबस्ट्रेट गिवन है, दो सबस्ट्रेट गिवन आ जाए तो इलेक्ट्रोसाइक्लेशन मत करवा के आना। बहुत चीजें सीखनी है, धीरे धीरे बातों को जानना और समझना जान जाओगे हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो पिछले वाले हमने उसमें क्या किया था एग्जांपल में, पाई बॉन्ड को मूव करवाया था, सेम वही करना है। एक देखो, एक टर्मिनल यहाँ पे ये है, एक टर्मिनल मेरे पास ये है, एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल ये है। हमें एक ही बात का याद रखना है क्या, कि पाई बॉन्ड को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक मूव करवाना है। तो देखो ये पाई बॉन्ड मैंने यहाँ पे मूव करवा दिया, ये पाई बॉन्ड फिर आगे शिफ्ट करेगा दूसरे टर्मिनल की तरफ, और ये पाई बॉन्ड जो है यहाँ पर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, एक पाई बॉन्ड को दूसरे पाई बॉन्ड के टर्मिनल पे मूव करवाया, फिर इस पाई बॉन्ड को आगे शिफ्ट करवाऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे तो बनना तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड बन जाएंगे, 5 बॉन्ड बन जाएंगे, तो इसको जब मैंने आगे शिफ्ट करवाया तो ये पाई बॉन्ड अब आगे शिफ्ट हो जाएगा। और हमें क्या देखने को मिलेगा, अगर मैं ट्रांजिशन स्टेट बनाऊं, पहले अगर मैं आपकी ट्रांजिशन स्टेट बनाता हूं, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, ये वाला बॉन्ड भी क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, एंड ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, एंड ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। ठीक है, देखो ट्रांजिशन स्टेट बनानी बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको क्लियर हो, क्लियरिटी बनी रहे, इसलिए मैं आपको ट्रांजिशन स्टेट बना के दिखा रहा हूं। वरना ट्रांजिशन स्टेट बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, 0% की जरूरत नहीं होती कि ट्रांजिशन स्टेट बनाए बिना कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, जरूरत ही नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बना रहा हूं आपको, ताकि दिखे कि कौन सा बॉन्ड मैंने ब्रेक किया है, कौन सा बॉन्ड फॉर्म किया है, ताकि आपको एक विजुअलाइजेशन आ जाए। ठीक है, जब तक विजुअलाइजेशन नहीं आएगी तब तक पेरिफेरल नहीं होती है। एंड इवन मैं इतनी गारंटी देता हूं, एक बार हमारा इलेक्ट्रोसाइक्लेशन रिएक्शन हो जाएगा ना, तो आप पेरिफेरल को बहुत आसानी से पहचान जाओगे। करना कैसे है, हाथ भी नहीं मूव करोगे, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली मन ही मन में प्रोडक्ट बना दिया करोगे, इतनी अच्छे से करा दूंगा। ठीक है, तो करना क्या है हमें, अब जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है और जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो बना लेते हैं, तो हमारे पास कुछ इस टाइप का सबस्ट्रेट बन जाएगा। ठीक है, देखो ये बॉन्ड फॉर्म हुआ था, ये बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ था, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ था, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया साइक्लोएडिशन का। ये क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया साइक्लोएडिशन का। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे कितने सिग्मा थे, कितने पाई बॉन्ड थे, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 तो सिग्मा बॉन्ड थे, प्लस में कितने पाई बॉन्ड थे, 1 2 3 पाई बॉन्ड थे, 4 सिग्मा प्लस 3 पाई। यहाँ पे कितने दिख रहे हैं मुझे, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड है, और कितने पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है। तो क्या देखने को मिल रहा है मुझे, 2 सिग्मा बॉन्ड इंक्रीज हो गए हैं और 2 पाई बॉन्ड डिक्रीज हो गए हैं। यही तो हमने लिखा था कि जो n सिग्मा बॉन्ड है वो n+2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि 2 इंक्रीज हो जाएगा, और n पाई बॉन्ड जो है वो n-2 पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे हमारे पास पाई बॉन्ड जो है 2 डिक्रीज हो जाएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इसके अंदर बहुत वैरायटीज है, सबसे इंपॉर्टेंट है साइक्लो एडिशन रिएक्शन में। अगर मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव से बताऊं तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन का तो क्वेश्चन बहुत कंफर्म रहता है, एकदम 100% कंफर्म रहता है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन ही होती है। अब बात करते हैं सिग्मा ट्रॉपिक की। तो देखिए सिग्मा ट्रॉपिक को पहचानना क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन थोड़ी सी हाई लेवल है। अगर मैं बात करूं इन दोनों के कंपेयर में, सिग्मा ट्रॉपिक के क्वेश्चन करने थोड़े से मुश्किल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ना इतना आसान नहीं होता इलेक्ट्रॉन मूव करवाना यहाँ पे हमारे पास। लेकिन बता देता हूं कंडीशन क्या पाएगी, सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन कहीं पर भी अगर होनी होगी, सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन कहीं पर भी अगर होनी होगी, तो वहां पे हमें अलाइलिक सिस्टम गिवन पाएगा, वहां पे हमें अलाइलिक सिस्टम गिवन पाएगा। अलाइलिक सिस्टम नहीं है तो सिग्मा ट्रॉपिक नहीं होगी। खास बात, स्पेशल बात, इंपॉर्टेंट बात जहन में डाल लो, जहां पर भी नोट करना है नोट कर लो। इस अलाइलिक पार्ट को लिख के उसको स्क्वायर ब्रैकेट में इतना सारा रंगीन कर दो कि आपको ये बात भूल ना जाओ आप गलती से भी। ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, बच्चे सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन को पहचान ही नहीं पाते हैं, इसलिए उनको ये मुश्किल लगती है। इवन कई सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं बहुत हाई लेवल के, मैं भी कई बार कंफ्यूज हो जाता हूं कि यहाँ पे सिग्मा ट्रॉपिक हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि ये रिएक्शन को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसमें तो हमें दिख रहा है 2 पाई बॉन्ड डायरेक्टली गिवन पाएंगे, 2
पाई बॉन्ड सिस्टम, यहाँ पे भी एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड सिस्टम डायरेक्टली गिवन पाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा पहचानना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा इस वाली बात को जो है अपने नोटबुक में कलर्ड पेन से नोट कर लेना। क्या यहाँ पे अलाइलिक सिस्टम गिवन पाएगा, यहाँ पे क्या पाएगा, अलाइलिक सिस्टम गिवन पाएगा, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, यहां पर हमारे पास क्या होती है, सिर्फ बॉन्ड रीअरेंजमेंट होती है। यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, सिर्फ बॉन्ड रीअरेंजमेंट होती है। बॉन्ड रीअरेंजमेंट से क्या मतलब है, जहां पे पहले पाई बॉन्ड था वहां पे सिग्मा बन जाएगा, जहां पहले सिग्मा बॉन्ड था वहां पे पाई बन जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ पे ना तो हमारे पास कोई पाई बॉन्ड लॉस होता, ना ही सिग्मा बॉन्ड लॉस होता। मान लीजिए n सिग्मा थे, n पाई थे, रिएक्शन के बाद भी क्या होंगे, n सिग्मा रहेंगे एंड n पाई बॉन्ड रहेंगे। यानी कि कहने का मतलब क्या है मेरा, यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ बॉन्ड रीअरेंज होंगे। यहाँ पे ना तो सिग्मा बॉन्ड नया बनता है, ना ही कोई नया पाई बॉन्ड बनता है। जितने पहले सिग्मा बॉन्ड थे बाद में उतने रहेंगे, जितने पहले पाई बॉन्ड थे बाद में भी उतने ही रहेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, सिग्माट्रोपिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ना तो कोई पाई बॉन्ड का लॉस होगा, ना ही सिग्मा बॉन्ड का लॉस होगा। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास कुछ इस टाइप का सिस्टम है, ठीक है। पहली बात तो क्या आपको देखना पड़ेगा, अलाइलिक सिस्टम है, यहाँ पे अलाइलिक सिस्टम हमारे पास है। तो होगा क्या, हमारा ये पाई बॉन्ड देखिए जहां पर हमारे पास अलाइलिक सिस्टम होता है ना, उसके नेक्स्ट कार्बन जो होता है इसको हम कहते हैं अलाइलिक कार्बन, और इसको हम नंबर 1 देते हैं, 1 2 3, ठीक है। होगा क्या, ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को सब्ट्रैक्ट कर लेगा एंड ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा, ये बॉन्ड जो है यहाँ पे मूव कर जाएगा, और क्या बन जाएगा हमारे पास कुछ इस टाइप से सिस्टम देखने को मिल जाएगा। तो देखो हमारे पास पहले कितने सिग्मा बॉन्ड थे, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड थे। देखो मैं कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात कर रहा हूं, कार्बन हाइड्रोजन हमारे पास सिग्मा बॉन्ड में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहले हमारे पास दो सिग्मा बॉन्ड थे, अभी भी कितने हैं, एक और दो, दो सिग्मा बॉन्ड है। पहले कितने पाई बॉन्ड थे, एक पाई बॉन्ड था, अब कितने पाई बॉन्ड है, अभी भी एक ही तो पाई बॉन्ड है। यानी कि यहाँ पे ना तो मेरा कोई सिग्मा बॉन्ड का लॉस हुआ, ना ही पाई बॉन्ड का लॉस हुआ, बट हुआ क्या, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो गया। पहले पाई बॉन्ड नीचे की तरफ था, अब पाई बॉन्ड ऊपर की तरफ है। इसी को हम कहते हैं सिग्माट्रोपिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये था हमारे पास पूरी की पूरी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को लेकर ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जहां पर हमने जो है पूरी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उस चीज को लेकर बात कर ली है। अब कल से हम जो है हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का, दैट इज इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। एक एक करके बारी बारी से इनको पढ़ेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है, कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दूंगा मैं, चाहे आईआईटी जैम के हो, डीयू के हो, बीएचयू के, जो भी होंगे सारे कंप्लीट कर लेंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड पसंद करना मत भूलना। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।